वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो दुबई लीक्स सामने आई हैं। ये पहला ऐसा मौका नहीं है, पहले भी एक जो हम कह सकते हैं कि कोऑपरेशन हुई इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद सहाफ़ी दुनिया भर में इकट्ठे हुए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं ऐसी मालूमात पे जो सामने आई हैं और जिनका ताल्लुक़ हम कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी जो मईशत या मईशत का सिस्टम है उससे है। दुबई लीक्स भी उसी की एक नई कड़ी हम कह सकते हैं और इसके अंदर ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट मार्केट है दुबई की, उसकी तफसीलात कुछ सामने आई हैं कि दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जो जायदादें हैं वो हैं। उसमें से जो ये लीक सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि 11 अरब डॉलर की जो जायदाद है वो पाकिस्तानियों की शामिल है। अब ये 17,000 पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने 20,000 से ज़्यादा जायदादें जो है वो ख़रीदी हुई हैं। ये जो तफसील सामने आई है, ऑब्वियसली यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये तफसीलात जो हैं जो सामने आई हैं, वो जो नाम और प्रॉपर्टीज़, उनसे ये हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गैर कानूनी ज़राए से ख़रीदी गई है या इनको होल्ड करना गैर कानूनी है। ये एक मेरे ख़्याल में ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि किस तरह बैनुल अक़वामी जो मईशत है, कैपिटलिज़म है, वो किस तरह ऑपरेट करती है, उसका एक ये अहम हिस्सा है। जो पाकिस्तानी जिनका नाम सामने आया है, ऑब्वियसली उनमें से बहुत जो नाम जाने पहचाने हैं वो सियासतदानों के हैं। उनमें आसिफ अली ज़रदारी साहब जो सदर है इस वक्त पाकिस्तान के, उनके 3 बच्चों का नाम है। हुसैन नवाज़ शरीफ साहब, उनका नाम आया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की अहलिया की भी वहाँ प्रॉपर्टी है। शर्जील मेमन साहब, इसी तरह सेनेटर फैसल वाउडा साहब, फ़राह गोगी साहिबा, जिनका ऑब्वियसली जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में इल्ज़ामात हैं उन पर करप्शन के। शेर अफजल मरवत साहब, इस तरह जो कुछ सियासतदान हैं उनके नाम सामने आए हैं। और इस फहरिस्त में रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशल्स भी शामिल हैं। सर फहरिस्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में बहुत अरसा वो क़याम भी करते रहे, तब से ये वाज़ेह था कि उनके पास वहाँ प्रॉपर्टी मौजूद है। और इसी तरह और रिटायर्ड जनरल्स के भी नाम सामने आए हैं। ये एज आई सेड इशू ये नहीं है कि ये सब प्रॉपर्टीज़ गैर कानूनी हैं, जैसे कि ये बहुत से सियासतदान जिनके नाम सामने आए हैं उनकी तरफ से बयानात भी आए हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशंस भी इशू किए हैं कि ये जो जितनी प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं ये सब उनके टैक्स रिटर्न्स में पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। मगर जैसे यहाँ जो साबिक एक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं मेरे ख़्याल में गुफ्तगू उन पर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये है कि ये डिक्लेयर्ड शुदा प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन असल मामला जो है वो FBR में ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने या टैक्स की अदायगी का नहीं है, बल्कि अहम सवाल शायद ये भी है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए और दुबई ट्रांसफ़र कैसे हुए। ये ऑब्वियसली एक ऐसा इशू है जिस पे शबर जैदी साहब भी बात करते रहे हैं। FBR में उन्होंने वक्त गुजारा है, वैसे भी अकाउंटेंसी कि वो जिस फर्म को हेड करते हैं, ही हैज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस एंड हाउ दे टेक प्लेस। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे जो एक और अहम इशू है वो है इमरान खान साहब, जिनको 190 मिलियन पाउंड केस में बेल मिली है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद या उससे पहले जो हुकूमत का न सिर्फ रद्द अमल आया है बल्कि कुछ बयानात भी ऐसे सामने आए हैं जिससे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान एक स्टैंड ऑफ देख रहे हैं। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन किया ज़रार खोड़ो साहब ने और माजिद निज़ामी साहब ने। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आमिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा सर कि पैनामा लीक्स आए, उस पर भी हमने देखा कोई बहुत शोर मचा, शुरू में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस चले, उसके अलावा पैनामा में किसका नाम था या नहीं था वो हमें याद भी नहीं है। पैंडोरा लीक्स भी इसी तरह आए, उसमें तो मेरे ख़्याल में कोई इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं हुई और अब ना कोई हमने किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन होते नहीं देखी।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई लीक्स उनसे भी बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि तो बिल्कुल ही फुसफुसी सी चीज थी, खबर आई आकर गुजर गई। कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया कि लोग चौंके, और अकाउंटेबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन की तरफ तो अब गुफ्तगू ही नहीं जा रही। सर, दैट वाज इट। क्या सहाफत का अब हम कहें कि इतनी अहमियत भी नहीं रही कि ऐसी स्टोरी आए और उसको लोग 2 दिन डिस्कस करें? जी बिल्कुल, आपने सही पंच लाइन दी है कि यकीनन अब मतलब है कि अखबार में खबर लग जाए, टीवी पे उछाल दी जाए, अब उसके ऊपर उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आता। क्योंकि हमारी हुक्मरान अशराफिया की खाल माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है कि उसपे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में 2-3 बड़ी अहम बातें की, मैं ज़रा से वहीं से शुरू करूँगा कि पहली बात ये कि हर जो जायदाद है वो यकीनन गैर कानूनी नहीं है। उसमें बहुत सारे हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, वहाँ पे मुलाज़मत करते हैं, उन्होंने खरीद ली है। लेकिन सवाल जो आपने कोट किया शफ़कत महमूद साहब को, कि उनका सवालात बड़े अहम है कि जी पैसे आए कहाँ से, गए कैसे? ठीक है ना? बेशक आपने डिक्लेयर भी कर रहे हो। मैं उसमें एक और सवाल का इज़ाफ़ा करूँगा। वो ये कि हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है, जब आपके सियासतदान जाके दूसरे ममालिक में जायदादें बना रहे होते हैं, तो एक तरह का वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी मईशत के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी दे रहे होते हैं। कारोबारी अफराद का जाना, मेहनतकशों का जाना, वो समझ में आता है कि जी वो घूमते हैं, लेकिन जो रहनुमा होते हैं उनका ज़्यादातर स्टेक जो होता है अपने मुल्क में ही होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में सवाल है उसके ऊपर कि जी ठीक है, उस पे आप इनको पेनलाइज़ नहीं कर सकते, जैसे शर्जील मेमन साहब ने कहा मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, फलाँ और बहुत सारे लोग कहेंगे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं, वो तो बैरून मुल्क जाके जायदादें बनाते हैं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, जिससे हमारी अच्छी खासी हर वक़्त ठनी रहती है और मोदी पे हम तबर्रा पढ़ते रहते हैं, लेकिन मोदी की जो जायदाद है वो वहीं पर है सही। और वहाँ पे जो भी नेशनल लेवल की लीडरशिप है वो वहीं पर होती है। वहीं पर उनका मीना जो कहते हैं जीना मरना होना चाहिए। तो हमारे वाहिद सियासतदान है कि ये लोग बैरून मुल्क जाते हैं, मगरिब में जाते हैं, माशाल्लाह दुबई भी जाने लगे, तो एक सवालिया निशान है। बेशक इल्लीगल बात नहीं हो रही, हो सकता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से पैसे कमाए हों और बड़े जायज़ सही। उनके जरदारी साहब के असासे हों और दीगर जिनके भी नाम आ रहे हैं, सबके बड़े जायज़ हों, लेकिन क्यों हैं? ये एक सवाल आता है। और ये सवाल आता है सिर्फ शफकत ज़ैदी साहब बिल्कुल ने ठीक। बड़ा 2-3 जगह पे उन्होंने कहा ना कि जी कानून के ज़रिए, तो आपने कानून बना दिया था ना, कि आपने एक ऐसा लॉ बना दिया कि जिसमें अब इन चीज़ों को आसानियाँ हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो गई थी 1992 से लेकर 2018 तक। तो ये भी एक हमारा मसला है कि इन्हीं सियासतदानों ने बनाया है ना, और यही सियासतदान चाहते हैं कि नैब डाइल्यूट हो जाए, अकाउंटेबिलिटी की बिल्कुल बात ना हो, ठीक सर। इसमें कोई सवाल पूछने वाला ना हो। तो मैं समझता हूँ गुज़र जाएगा जिस तरह से और बिल्कुल केसेस सही। गुज़रे, हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे और फिर भूल ज़रार जाएँगे। साहब, जी। यही बात जो आमिर साहब ने ज़िक्र किया सियासतदानों का, कि सवाल ये पूछने वाला है कि हमारे सियासतदानों की इतनी प्रॉपर्टीज़ बाहर क्यों होती हैं? गालिबन और ममालिक में भारत की हम बात ना भी करें तो बुरा माना जाता है ऐसी चीज़ों पे। सिर्फ एक मॉरल या एथिकल सवाल उठ जाता है कि जी आपने प्रॉपर्टीज़ बाहर रखी क्यों हुई हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब वक़्त गुज़र गया है कि हम अब मॉरल और एथिकल सवाल इस तरह के पूछते रहें, जो हम पिछले कई दिहाइयों से पूछ रहे हैं, ना सिर्फ़ हमारे सियासतदानों से, लेकिन और भी बहुत इदारे हैं और भी बहुत लोग हैं, जिनसे बहुत सवालात पूछने चाहिए। आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब नहीं मिलेंगे। जहाँ तक इस स्टोरी की बात है, जो आपने कहा ना कि बड़ी फुस किस्म की है, देखिए अब ये तो ज़रूरी लाज़मी नहीं है ना कि हर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी से तख्त उछले जाएँ या कोई बहुत हलचल हो। आई मीन इस स्टोरी में कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं थी ना हमारे लिए। जहां तक इसकी इम्पैक्ट की बात है तो हम देखिए, पकड़ हमने अगर तारीख से हमने कुछ भी सीखा है तो हमने ये सीखा है यकीनन, या कम से कम मैंने तो ये देखा है कि पकड़ उस वक्त होती है जब आप चाहें किसी को पकड़ना। अब जब आप चाहते हैं तो आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, इकामे या घड़ी पर भी आप बंदे को लटका सकते हैं। जब आप नहीं चाहते तो 100 खून माफ है। आम एथिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस जहां तक आपने बात की कि यहाँ पर क्यों नहीं वो डालते, मेरा ख्याल है कि देखें, अब मेरे पास तो शायद यहाँ पर भी प्रॉपर्टी नहीं है सच, तो मैं अपने आप को उनके जूतों में मैं डाल ही नहीं सकता। आई कांट पुट माय ज़रार सेल्फ इन साहब, हम सियासत दैट। की बात कर रहे हैं, आपने नहीं, बीच में मैं अपने वही कह गम रहा हूँ ना कि बताने शुरू कर दिए। मैं रिलेट ही नहीं कर सकता ना, मैं रिलेट ही नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो शायद मेरी भी वहां पे प्रॉपर्टी होती। तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकती थी फिर कि यार आपने क्यों किया ऐसा, मैं कहता मेरा पैसा मेरी मर्जी। दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू ना यार।
अब अगर उनको नहीं समझ में, उनके पास बिल्कुल अगर इतने सही। पैसे हैं, अगर उनके पास इतने पैसे हैं और वो चाहते हैं, और इसमें आपने देखा है कि रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल भी हैं, ताजिक साहब भी हैं जो एजीपी हैं, उन्होंने तो सॉरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, उन्होंने तो पूरा बताया है कि जी मैंने वो यूएन से कमाए थे, मैंने डाल दिए। अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि इनकी मर्जी है, ये कानूनी पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं ना। अगर इन लोगों ने सारी चीजें डिक्लेयर की हैं और एफबीआर के पास भी इनकी मालूमात हैं और ये दिखा सकते हैं कि इन्होंने कैसे खरीदी हैं, तो हमें ये जो इखलाकी पॉइंट है, मेरा ख्याल अब तो ये पॉइंट ही नहीं रहा ना। हम कितने इस तरह के पॉइंट्स उठाएंगे, हर रोजाना हम कोई 100 इखलाकी सही। पॉइंट्स उठा सकते हैं, लेकिन लाइक अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे रिटन ऑन, मेरी नजर में। बिल्कुल सही। अब माजिद साहब, दो बहुत मुख्तलिफ मैं कह सकती हूँ कि व्यू पॉइंट्स दो बाकी दो मेहमानों ने पेश किए हैं। आमिर साहब कह रहे हैं कि इसमें कवानीन का भी मसला है, अखलाकी जवाज़ भी है, सवालात उठाए जा सकते हैं। ज़रार साहब कह रहे हैं कि क्या अखलाकी बातों की क्या बात करनी, फ़ायदा ही कोई नहीं है। उनके पास भी अगर रकम होती तो वो बाहर अपार्टमेंट खरीदते। सर, आप आप क्या किसके साथ इत्तेफाक करेंगे, और इज देयर अ मिडल वे बिटवीन द टू? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमें इसके दो पहलू सामने रखने चाहिए। एक तो ये है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कारोबारी हजरात का ये शिकवा होता है कि चूँकि यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर गैर यकीनीपन है, तो इसलिए बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए और कारोबारी चूँकि सफ़र ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए दुबई एक बड़ा आसान और बड़ा करीबी स्टेशन है जिस पे ये सारा कुछ किया जा सकता है। इसी तरह सियासतदानों का मौक़िफ़ अगर जाने तो वो ये कहते हैं कि हम जला वतन होते हैं और इसलिए हमें बैरून मुल्क में ज़रूरत होती है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम पहलू मेरी राय में वो ये है कि क्या इन सारे नामों के अंदर वो नाम भी हैं कि जो किसी के मुलाजमीन के नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो नाम भी हैं जो किसी के रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ से हमें ये लिंक मिलता है कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, इसमें क्या कोई गैर कानूनी तौर पे पैसा भेजा गया है। तो वो लिंक इस्टेब्लिश करना बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि चूँकि पाकिस्तान में कानून की गिरफ्त से बहरहाल कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने माली लेन देन मुल्क से बाहर ही कर लें। मैं क्विकली एक मिसाल देना चाहूँगा कि इन पेपर्स के अंदर जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि ओमनी ग्रुप की जानिब से 34 करोड़ रुपए का एक तोहफा आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया। वो क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, ये इल्म नहीं है। वो डिक्लेयर्ड भी है, लेकिन वो 34 करोड़ का एक तोहफा उनको मिला, उन्होंने आगे अपनी बेटी को दे दिया। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस बैरून मुल्क में होना ये बहरहाल शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा करता है, और इस तरह के केसेस को मेरा ख्याल है ज़रूर देखना चाहिए। आमिर साहब, ये जो माजिद साहब ने बात की है, सर इशू यही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, सवालात उठाए जा सकते हैं, बट हमारी बदकिस्मती ये है गालिबन कि हमारे पास अब कोई इदारे नहीं बचे जो इन्वेस्टिगेट करें, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कहें कि कोई मसला नहीं था तो हम उनकी बात पे यकीन कर लें। Our crisis is perhaps of the institutions or their lack of, I would say, कि ऐसे इदारे हैं ही नहीं जो इन्वेस्टिगेट करके किसी को कह सकें कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए या इनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, या कहें कि कोई जो है वो इनोसेंट है और हम यकीन कर लें। है और जरा तो एक बात कर रहे हैं, ज़ार थोड़ों की आवाज में जो तंज है वो गालिबन आप महसूस मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। वो तंज है ना उनका कि जी अब अखलाकियात की कोई जगह नहीं इस मुल्क में बची। तो ये एक तरह की वो है, मतलब है कि आप अपनी उसका ऐलान कर रहे हैं कि यार मतलब कैसा मुल्क हो गया हमारा, हमने ये ख्वाब तो नहीं देखा था। मैं इसको इस तरह से तशरीह कर रहा हूँ इस चीज की। तो मैं और ज़रार खोड़ो एक ही साइड पे खड़े हुए हैं, और जो उनकी ख्वाहिश है वहां पर एक बड़ा सा घर लेने की दुबई में, तो मेरे ख्याल में ये बतौर आम शहरी इनका हक है। लेकिन अगर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते तो गालिबन फिर इनसे सवाल होता। एक प्राइवेट शहरी के तौर पर आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आप लोगों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं तो फिर आपकी एक और हैसियत होती है।
हमारा काम ये कि जैसे इनका हाल ये ना कि दिल हार भी चुके, लुट भी चुके और मोहब्बत पे ही अंदाज पुराने मांगे। हम जैसे लोग अभी भी कहते हैं कम से कम नेम एंड शेम तो करें। बेशक हम सजा नहीं दिलवा सके तो कम से कम 2-3 दिन शोर तो मचाएं। हमें पता है कि बहुत मोटी खाल है इन सियासतदानों की, और जिन हुक्मरान शराफिया के लोगों ने वहां पर अपने महल बनाए, फ्लैट बनाए, घर बनाए, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ तो शोर मचा। अगर हमने ये भी बचाना छोड़ दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और हम कहीं तो मतलब है बंद बांधेंगे, कहीं तो लोगों को शऊर देंगे कि भाई इस मुल्क को किस तरह से लूटा जा रहा है, कैसे यहाँ पर कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि जो फैसिलिटेट करते हैं आम आदमी को नहीं, बल्कि उन लोगों को कि जिन्होंने गलत तरीके से, नाजायज तरीके से आमदनी की हो। बिल्कुल ये जो माजिद ने बात की, बिल्कुल सही। ये सवाल कीमती तोहफे आपको दिए क्यों जा रहे हैं? एक सवाल है ना, कौन है? आप रिश्तेदार हैं, मामू है, चचा है, फूफी है, प्यार में दे रहे हैं? कोई ऐसे ही आदमी अगर दे रहा है तो सवाल है ना, मुझ साहबी को भी हमारा एक वो होते हैं ना कि भाई इससे बड़ा तोहफा नहीं लेना। मतलब है खजूर का पैकेट तो हलाल है, लेकिन कोई अगर आपको बेजबहा कीमती तोहफा दे, हम रॉयटर्स में काम करते थे, एपी में मना कर दिया करते थे, नहीं ले सकते थे वो। ठीक है ना? आप अगर एक बार आपने खाना खाया तो आप भी खिला देंगे एक मर्तबा खाना। तो हर जगह की कुछ मोरालिटी होती है, असूल होते हैं। सियासतदानों के ऊपर कोई असूल नहीं है, हुक्मरान शराफिया पे कोई असूल नहीं है, क्या ब्यूरोक्रेट्स पे या उन फौजी अफसरों के ऊपर जिनका भी हम लोग तस्करा कर रहे थे। तो होने चाहिए, सब पे होने चाहिए, और जिसने हलाल की कमाई उसको डरने की बात नहीं है, लेकिन जिसने कुछ मतलब हैंकी पैंकी की, एटलीस्ट वी शुड नेम देम, शेम देम, जितना हम कर सकते हैं वो करें। सही जी। सर, बिल्कुल ठीक। ज़रार साहब, मूविंग ऑन सर, अनलेस आप इस पे कोई कमेंट करना चाहें तो आज एक हम कह सकते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि एक बहुत अहम केस इमरान खान साहब के खिलाफ, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अगर कोई संजीदा केस है उनके खिलाफ तो वो 190 मिलियन वाला केस है। आज मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इसमें बेल दे दी है। डू यू थिंक दैट्स अ मेजर डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब की जो कानूनी मुश्किलात हैं उनमें कोई उनको अब रिलीफ मिल रहा है? वेल आई मीन देखिए, अभी तो इट्स बेल, तो शायद ये काबिल बात कहना होगा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। सर्टनली देखिए, इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं ना, जो आजकल जो मुख्तलिफ सिचुएशंस बनी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहें आप, रियासत कहना चाहें आप, हुकूमत कहना चाहें, उनके बीच अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ओवरऑल इस वक्त कोई ज़्यादा इम्कान है कि जो मेजर जो चैलेंजेस हैं खान साहब को, या मतलब अगर मैं ये कहना कहूँ कि कुछ हमारे साहबी दोस्त कहते हैं ना कि वे बस किसी भी वक्त अब रिलीज का वक्त आने वाला है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो अभी भी हैं, और अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जो जनरली हावी रहती है। तो मैं अभी प्रीमेच्योरली इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर्टेनली एक खुशी का मौका है पीटीआई के लिए, कहेंगे कि जी जुडिशरी अपने आप को असर्ट कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जब जुडिशरी अपने आप को उनके मुखालफिन के लिए इंसर्ट करती है, या किसी के भी मुखालफिन के लिए इंसर्ट करती है, तो फिर आपको शायद ये नहीं कहना चाहिए कि बिक गई है ये जुडिशरी। अक्सर हमारे यहाँ यही अलमिया है ना कि अगर सही। आपके हक में फैसला आए तो उस वक्त तो जी यू आर द लॉर्ड्स ऑफ जस्टिस, और जब आपके खिलाफ फैसला आए तो फिर ये तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है। तो थोड़ा सा आई यही, थिंक अगर सर आप इजाज़त कहना दें तो चाहिए। यही मैं पॉइंट जो है माजिद साहब के पास लेके जाऊं। मजहब, ये जो ज़रार साहब ने बात की, ऑफ कोर्स ये हमारी तारीख का हिस्सा है। फैसला अच्छा लगे तो जुडिशरी, अदलिया आज़ाद है, फैसला बुरा लगे तो मदाखलत हो रही है या वो बिक गई है। तो सर आज इस तरह के कोई कुछ तनकीद हुई, इल्ज़ाम लगे, जो भी हम उसको कहना चाहें, फैसल वाउडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने भी कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की। आपको लग रहा है कि ये अगर इस तरह ही तलखियाँ बढ़ती रहीं तो दो इदारों के दरमियान जो इस वक्त एक स्टैंड ऑफ सा लग रहा है, ये यहाँ मसाइल पैदा हो सकते हैं? जी, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदालती तरीक़ेकार और मुकदमात में जो सुस्त रवि है वो तो खैर अवाम भुगत ही रहे थे, लेकिन पहली मरतबा शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हो रहा है कि इसका असर उन पर भी पड़ रहा है। वो जिन मुकदमात में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ स्पीडी ट्रायल चाहते हैं, उन मुकदमात के अंदर फिर
वो जो कहते हैं कि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनता है वो नापायदार होता है। तो इस वक्त कई ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब पे हैं कि जिनके ऊपर प्रॉपर वक्त चाहिए, जिनको साबित करने के लिए उसके ऊपर कानूनी बुनियादों का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब कई लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द सज़ाएँ हों और ये मामला इसी तरह ही चलता रहे और इमरान खान साहब जेल में रहें। तो इस मखमसे के अंदर इस वक्त हुकूमत है और उनको अदलिया से यही गिला है कि अगर तो स्पीडी ट्रायल करते हैं तो फिर उसमें कई नकाइस रह जाते हैं, और अगर टाइम टेकिंग प्रोसेस चलता है तो फिर उससे इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि हुकूमत का एक मखमसा है जिसका वो हल नहीं निकाल पा रहे। तो दूसरी जानिब इसी सुस्त रवि का तहरीक इंसाफ को फ़ायदा भी हो रहा है, और इस सारे मामलात में जब हुकूमत के तुंदो तेज़ बयानात हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन अदालती प्रोसेस जो है वो इस वक्त उनके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला बना हुआ है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी, विल बी राइट बैक और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब से, माजिद निज़ामी साहब से और ज़रार खोरो साहब से। और उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है। आमिर साहब, ये आपको कोई लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकता है जिस तरह की ये सूरत हाल है? एक तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगता है दिलचस्पी रखती है कोई गुफ्तगू करने में, मगर उनका रवैया कभी कभी बहुत सख्त भी लगता है। दूसरी तरफ जो पीडीएम जिसको हम कह सकते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनकी तरफ से भी टॉक्स की ऑफर्स भी आ रही हैं, मगर फिर तनकीद भी ऐसी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि कोई भी इनमें से तैयार है आपस में बैठ के बात करने को। पीटीआई जिनसे गुफ्तगू करना चाह रही है और हकीकी गुफ्तगू करना चाह रही है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो बता दिया, वाज़े पैगाम दे दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है, ना वो भूलने के लिए तैयार है 9 मई को, ना माफ़ करने के लिए तैयार है। तो अभी तक तो सूरत हाल ये, और उसको मैं नहीं समझता कि आने वाले हफ्तों या चंद महीनों में वो सूरत हाल तब्दील होगी। तो वहाँ पर तो पीटीआई की एक इशू जो है फंसा हुआ है, लेकिन पीटीआई दरवाज़ा सही खटखटा रही है, क्योंकि उनको जो भी रिलीफ मिलेगा वो वहीं से मिलेगा। अब आगे पीडीएम की बात करें, हुकूमत की बात करें, तो इनको सूट नहीं करता कि पीटीआई जो है दोबारा रेलेवेंट हो, क्योंकि उनकी जो रेलेवेंस कायम है नून लीग की या पीपल्स पार्टी के, उनके इत्तेहादियों की, वो इसी वजह से है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर है इस वक्त पीटीआई। अगर दोबारा से बहाल हो जाएंगे तो ये लोग मुश्किल में आएंगे। तो ये इनकी, आप मैं समझता हूँ कि ज़बानी जमा खर्च है कि एक तरफ वो कहते हैं बात करें, लेकिन फिर आप देखें रद्द-ए-अमल जब वो देते हैं कि फर्ज करें कि अदलिया हमारी अगर कोई फैसला करती है तो हुकूमत को या उससे जो मुंसलिक अफराद हैं, क्या उसको इसी जिस तरह से अंदाज में तनकीद की जा रही है करनी चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप हर चीज पे मतलब किसी के खिलाफ फैसला है, किसी के हक में है, वो अदलिया को निशाना बनाने लगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं, और हर फैसला जो मुतनाज़ा हो जाएगा। तो लेट द कोर्ट्स डू देयर जॉब। और आपको पता है कि पूरी मतलब हर चीज जो है बड़ी लोगों की नजरों के सामने होती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट संजीदा इस मामले पे, और ना पीटीआई उनसे बात करना चाहती है। वो ठीक है, एक पोस्चरिंग हो सकती है। माजिद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि हुकूमत भी संजीदा नहीं है? सर, अगर संजीदा नहीं है तो फिर ये बार बार क्यों ऑफर्स आ रही हैं गुफ्तगू करने की? जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि अतराफ में जो सूरत हाल है दोनों साइड से मेरा ख्याल है कामयाब मुज़ाकरात कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ना तो इस वक्त मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल है, ना कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चल रही है, इलेक्शंस हो चुके हैं, सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो इस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर दबाव डाल सके। और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी कोई ख़ास ऐसी फ़िक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का पैचअप हुआ था 2022 में, तो उस वक्त उनके दरमियान नज़ा की और वजूहात थी, उसमें 9 मई शामिल नहीं था। तो अब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो 9 मई का मसला है, तो इसकी बुनियाद पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामला बेहतर हो जाएंगे तो उससे मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अदलिया के हवाले से, पार्लिमान के हवाले से सियासी गर्मा गर्मी जारी रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर बाहर बहसें होंगी,
लेकिन चूंकि मुल्क के अंदर कोई इतनी बड़ी एहतजाजी सूरत हाल दरपेश नहीं है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ कोई चीज़ मनवा सके, तो इसलिए अभी तक तो इसके कामयाबी के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। बिल्कुल सही। ज़रार साहब, 9 मई का जिक्र किया माजिद साहब ने, रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सर, आपको लग रहा है कि वो जो निगरां काबीना या निगरां हुकूमत के दौरान रिपोर्ट तैयार की गई है, उसका जिक्र भी पिछले दिनों में हुआ, उसके कोई उसके ऊपर मीडिया में स्टोरीज भी आई, इसकी बेसिस पे कोई अब तेजी से हम कोई डेवलपमेंट्स देख सकते हैं जो शायद पिछले साल में हम नहीं देख पाए लीगली? सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी। कौन सी रिपोर्ट की जिक्र कर रही हैं आप? जी, ये जो 9 मई के हवाले से निगरां हुकूमत के दौरान रिपोर्ट तैयार हुई थी, और वो 9 मई का जो दिन गुजरा है, तो वो वफाकी काबीना ने उसको डिस्कस भी किया गालबन, और अच्छा, उसके ऊपर उसमें से कुछ उसके हिस्से जो हैं वो मीडिया में भी छपे हैं। तो ऑब्वियसली साल के बाद अगर इतनी अहम रिपोर्ट का जिक्र हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि उसके ऊपर अब कोई कार्रवाई भी हो सकती है? नहीं, कार्रवाई तो हमेशा हो सकती है। जब भी आप कार्रवाई करना चाहें, कार्रवाई हो ही जाती है। देखिए, मैं जो अपने जो दो हमारे जो दो भाई हैं, आमिर भाई और माजिद भाई, मैं इन दोनों से अग्री करता हूं कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सबको सूट कर रही है। वो एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हटना चाह रही, पीटीआई भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटेगा तो ये फिर एक कमजोरी का निशाना होगा ना उन दोनों के लिए। और इसके फायदा है एक तरह से पीडीएम को, जिसके लिए थोड़ी बहुत स्पेस बढ़ती है। अब मुझे लगता है कि पीडीएम, और पीडीएम से मेरी मुराद है इस केस में नून लीग की यहाँ पर स्ट्रेटेजी है कि यार हमने बड़े धचके खाए हैं, हमारी पॉपुलैरिटी भी कम हुई है। इस वक्त का फायदा उठाते हुए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि चले मरियम नवाज शरीफ साहिबा डिलीवर कर ले पंजाब में, थोड़े से एक दो बयानात जैसे राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला साहब के खिलाफ दिए थे, इससे हमारी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बने और हम लॉन्ग टर्म गेम खेलें। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की बात है, तो अभी तो मुझे नहीं, दूर दूर से नहीं लग रहा कि कोई रेकन्सिलिएशन हो, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह बचपन में हम लोगों की लड़ाइयां होती थी ना, तो घूम फिर कर मुद्दा कहां पहुंचता था कि पहले तुम सॉरी करो, नहीं पहले तुम सॉरी करो। यहां पर किसी ने सॉरी नहीं करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो जजमेंट है बेल देने वाली, मेरा ख्याल है ये एक स्पीड ब्रेकर है, लेकिन ये इस तरह का खड्डा नहीं है कि हुकूमत और रियासत की गाड़ी उसके अंदर फंस जाए। सो आई थिंक थिंग्स विल कंटिन्यू एज दे आर। माजिद साहब, यही जो ज़रार साहब ने बात की, तो वेरी क्विकली सर, बार बार ये जिक्र हो रहा है नवाज शरीफ साहब अब जमात को फिर हेड करने वाले हैं, और कुछ उनके जो करीबी साथी हैं वो ये उम्मीद दिला रहे हैं कि वो फिर बयानिया जमात का तब्दील करेंगे, एक दफ़े फिर मुज़ाहिमत होगी। आप लाहौर में सर बेस्ड हैं, आपको लग रहा है कि इतनी कोई पार्टी जो है वो तैयार है ऐसे रेडिकल फैसलों के लिए? जी, मुझे अभी तक की सूरत हाल में ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह कि मुस्लिम लीग नून को दो अहम मसाइल का सामना है। एक तो ये है कि उनके कई अहम लोग इलेक्शन हार चुके हैं जो हुकूमत में एडजस्ट नहीं किए जा रहे। एक तो उनको उन्होंने सेटल करना है, उनके लिए कोई मसरूफियत निकालनी है, और दूसरा ये है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है मुस्लिम लीग नून की तारीख़ में कि मियाँ नवाज शरीफ कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। 2008 में वो असम्बली में नहीं थे, उससे पहले वो जब भी रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई हुकूमती या अपोजिशन का ओहदा रहा है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को काउंटर करने के लिए वो तमाम लोग जो इलेक्शन हार चुके हैं उनको मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इकट्ठा किया जाए और उस एक ग्रुप को इस काम पे लगाया जाए, ताकि एक तो उनकी मसरूफियत हो और अभी तक वो जिस तरह के सियासी बयानात दे रहे हैं उससे वो हट के ज़रा पार्टी के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल सही। जी आमिर साहब, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी पे ही अभी के लिए फोकस करेंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, आप सबका ये इत्तेफाक है कि उनको कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो सर फिर पीछे तो रह गई अदलिया, और अदलिया की जो कॉन्फ्रंटेशन इस वक्त नज़र आ रही है हुकूमत के साथ, ये आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है?
मेरे ख्याल में अभी एकदम जंपिंग एट द गन वाली बात होगी कि अगर हम कहें कि एकदम बहुत ही ऐसी सतह पे चली गई है कि नाकाबिले वापसी है। काजी फैज ईसा साहब जो हैं मतलब है कुछ जगहों के ऊपर जो उनका अभी तक रवैया रहा है, तो वो तनकीद की जद में दोनों तरफ से आ रहे हैं और उनके इसी तरह उनके जजेस भी आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस हद तक चला जाएगा कि चीजें जो है ना कि इट विल अपसेट द एप्पल कार्ट, कि ठीक है थोड़ा बहुत कभी पीटीआई शोर मचा रही होगी, कभी हुकूमत के लोग गुस्सा उतार रहे होंगे और इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो कोई ये तवक्को करे कि जी। कोई पाकिस्तानी सियासत के मैट्रिक्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी फौरी तौर के ऊपर, कहाँ की कोई एकदम खुदा न खास्ता कोई चीज एकदम फूट ना पड़े, कोई लावा ना उबल सही। पड़े, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इसी तरह से चीजें जो है वो चलती रहेंगी। कभी पीटीआई जो है उसको लगेगा कि हमें रिलीफ मिल रही है, और देखिए ना कुछ केसेस में अगर उनको बेल मिल जाती है या चले उनको वो भी हो जाता है, मुअत्तल हो जाती है सजा उनकी, जो भी बात है, नए केसेस बनने में कितनी देर लगती है। बात ये होती है कि हमारे यहाँ तो एग्जैक्टली। होता है ना कि किस तरफ हवाएं चल रही हैं। बाद मतलब है आप बड़े से बड़े जराइम का इर्तिकाब करते हैं। आप देखें कि नून लीग के रहनुमाओं पे जो केसेस थे, कोई मामूली केसेस नहीं थे, अरबों रुपए के केसेस थे, और वो एकदम जब मतलब है कि रियासत ने फैसला किया तो चीजें उनके लिए सहल होती चली गई। और यहाँ पर मतलब है कि उसके मुकाबले में इमरान खान पे तो केसेस की नौयत दरअसी मतलब है बहुत कम है, उस तरह के केसेस नहीं हैं उतने बड़े। तो लेकिन जब तक चाहेंगे खींचेंगे इस चीज को, और वो हमारे यहाँ एक कोई नई बात नहीं हो रही है। एक हमारी रिवायत है कि एक एग्जेक्टिव के पास ही पावर्स होती हैं कि वो नए केस फ्रेम कर दी, जब तक आप उसमें बेल लें, शवाहिद जमा हो, तो 6 महीने निकल सही। गए, उस 6 महीने में कोई नई बात आ जाती है, तो मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी उसमें तब्दीली आने जा रही है। इसमें ये जो फ्रिक्शन होगा बहुत ज्यादा नहीं बहुत बढ़ेगा, बहुत शुक्रिया मैनेजेबल होगा। हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चमन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे चमन में जारी धरने का, जो तकरीबन पिछले 6 माह से जारी है। चंद दिन पहले यहाँ झड़पें भी हुई मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। मगर साथ साथ जो नई हुकूमत बलूचिस्तान में आई है और नए वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब, तो उन्होंने ये इरादा किया है और कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर बातचीत की जाएगी और इस मसले का हल किया जाएगा। जिरगा भी इस हवाले से मुज़ाकरात करने वहाँ पहुँचा, मुजाहिरीन से गुफ्तगू हुई। मुजाहिरीन ने जो अपनी डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, वो भी सामने रखे, और मुज़ाकरात का जो हम कह सकते हैं कि पहला एक जो दौर है वो मुकम्मल हो चुका है। मगर डेडलॉक लग रहा है अभी भी जो है वो बरकरार है। असल में जो हुकूमत है वो कह रही है कि जो ये नई पॉलिसी बनाई है ये बहुत अहम है, इसको इन प्लेस ही रहना पड़ेगा। वो बाकी मुतालबात पे बात करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि जो वहाँ रास्ता है वो खुल जाए, उसके बाद बाकी इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू हो, जबकि मुजाहिरीन जो हैं वो पहले इस बॉर्डर इशू को एड्रेस करना चाहते हैं और बाकी मुतालबात पे बाद में बात चाहते हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है नूर जमान अचकज़ई साहब, सहाफ़ी हैं, चमन में बेस्ड है। वेलकम टू द शो सर। जी सर, फरमाएं क्या मामला अभी तक हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू या डेडलॉक, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट? देखिए, इस तरह है कि एक तो मुजाहिरीन जो है वो इंतहाई उकता चुके हैं कि 207 दिन हो चुके हैं इस धरने के। कंटेनर धरना है जिसमें रोजाना 5 से 10 हजार मुजाहिरीन शरीक होते हैं, जो उसमें मेहनतकश और ताजर, वो मेहनतकश ताजर जो कि रोजाना सुबह 7 से 8 बजे चले जाते थे सिम्बुल्दा का अफगान कस्बा, जहाँ पर तजारत के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए जाते थे और शाम को वापस आते थे। अब जबकि ये पासपोर्ट ट्रेवलिंग पॉलिसी का निफाज हुआ, तब से ये लोग अब नहीं जा सकते। एक तो ये बेरोजगार हो गए हैं और दूसरा ये कि हुकूमत, जो निगरान हुकूमत थी, वो संजीदा नहीं था। उनकी तरफ से जो मुज़ाकरात के लिए लोग आते थे, वो मुज़ाकरात में इनके साथ बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक करते थे जिसमें अक्सर हम भी मौजूद होते थे। लेकिन बाद में वो मुज़ाकराती टीम जो था वो फिर दोबारा रब्ते के लिए नहीं आते, महीने के बाद दूसरा टीम आता। लेकिन अब जब वफाक और सूबे में जमहूरी हुकूमतों का क्या मुकम्मल हुआ, तब से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने संजीदगी का मुजाहिरा किया, उनकी पहली बार पहल किया, आगाज किया है संजीदा मुज़ाकरात में। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो और स्पीकर जिसका ताल्लुक भी चमन से और खालिद अचकज़ई, उन्होंने बकायदा 2 दिन यहाँ पे गुजारे हैं, न सिर्फ धरना कमेटी के साथ बल्कि जो दिगर स्टेक होल्डर्स है
तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका है कि बॉर्डर जो है बुनियादी मसला है चमन के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मुतबादिल कोई कारोबार नहीं है। निगरान हुकूमत ने गलती ये किया कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम बॉर्डर ट्रेड मार्केट खोलेंगे, और दूसरा ये कि जब तक बॉर्डर ट्रेड मार्केट खुलता है तब तक जो बेरोजगार मुजाहिरीन है तकरीबन कोई 20,000 के करीब जो रजिस्टर्ड थे उनको माहाना वजीफा 20,000 नहीं, तो रुपये सर देना था। आप ये बताएं कि जो नई हुकूमत है वो क्या ऑफर कर रही है? क्या वो कह रही है कि बॉर्डर दोबारा खोल देंगे ताकि ये लोग जा सके बॉर्डर पार? वज़ीर दाखिला जिया लांगो उससे जब हमने सवाल किया था उनका कहना था कि हम कोर्ट में बैठे होते और हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता है। इन्होंने होम सेक्रेटरी से सवाल किया कि जिस तरह ईरान बॉर्डर के साथ जो प्रेसिडेंट है अपना मकरान डिवीजन में, वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो लोकल लोग आते जाते हैं रोजगार के लिए, तो यहाँ चमन में ऐसा क्यों नहीं है? तो इनका कहना था कि चूंकि चमन पे हमें तवज्जो ही नहीं दिया है। वो बड़ा अफसरदा हुआ और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि चमन में हमने क्यों एग्रीमेंट नहीं किया वहाँ गवर्नमेंट के साथ, उनको इल्म ही नहीं था और वफाक जो है इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दिया था। तो खुद सूबाई हुकूमत परेशान है कि इन लोगों को रोजगार दिए बगैर हम कैसे रोक सकते हैं कि वो बॉर्डर ना जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग भी इसमें हैं कि इनके आधा अगर आप मुल्क में अदर चमन में, और ऐसे लोग भी जिनके पास किसी भाई के पास अफगान तस्करा जो शनाख्ती अलामत होता है, किसी दूसरे भाई के पास वो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती होता है। तो ये यहाँ पर जो जमीनी हक़ है वो दुनिया के दिगर ममालिक के दिगर बॉर्डरों से या ईरान के साथ जो बॉर्डर है उनसे अलग थलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।